बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। विश कन्या किस्त नंबर 6। यहाँ जो कुछ हुआ वो इसके लिए ख़ास अहमियत का हामिल नहीं था, लेकिन सतरानी इसकी ज़बरदस्त तलब बन गई थी। वो हर कीमत पर सतरानी को हासिल करना चाहता था। अगर सतरानी इसके कब्ज़े में आ जाए तो एक तरह से नंदन में वो एक महात्मा की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। सतरानी की खसूसियात का इसने बहुत गहरी नज़रों से जायज़ा लिया था और इसे एक ज़हरीली लड़की के अलावा एक इंतहाई पुरस्कार किरदार की हैसियत से देखा था। बेवकूफ़ नहीं था, गुरबचन सिंह की अदम दिलचस्पी को महसूस कर रहा था, बल्कि गुरबचन से आखिरी मुलाकात के बाद तो इसे ये एहसास होने लगा था कि गुरबचन सतरानी को इसके हाथ नहीं लगने देना चाहता। अपने आदमियों से मशवरा करके उसने फैसला किया कि बजरंगी से फ़ौरन मिल लिया जाए। गुरबचन सिंह अगर इस बात को नापसंदीदगी की निगाह से देखता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है कि उसे तयशुदा अखराजात ना अदा करे। इसे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी। सतरानी हाथ लग जाए तो वो करोड़ों कमा सकता था। चुनांचे उसने हवेली के दूसरे मुलाजमों से मदद लेकर मेहमान खाने में बजरंगी की रिहाइशगाह के बारे में मालूमात हासिल की और छुपता छुपाता बजरंगी के पास पहुंच गया। आप मुझे नहीं जानते बजरंगी महाराज, मैं डॉक्टर शिवराज हूँ। यूरोप से आया और वहाँ बहुत बड़ी हैसियत रखता हूँ। गुरबचन सिंह ने मुझे यहाँ जुग्गन राज के इलाज के लिए बुलाया था। मैंने अपना काम शुरू किया और दिल्ली में इसका तज्जिया करने लगा था कि यहाँ सतरानी बेटी आ गई और इसने अपनी पुरस्कार कोफ्तों और जहरीली ताकतों से काम लेकर जुगर राज का इलाज कर डाला। बजरंगी महाराज, आपको बधाई देता हूँ कि आपके पास एक ऐसा अनमोल हीरा मौजूद है जो अगर आम निगाहों में आ जाए तो इसकी कीमत कोहिनूर से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैंने इसे इन्हीं निगाहों से देखा है। गुरबचन ने मुझे बताया कि वो त्रिवेदी की नहीं, आपकी बेटी है। मैं आपको पेशकश करता हूँ कि अगर आप और आपकी बेटी मेरे साथ यूरोप चलें तो मैं इसे एक शहजादे की हैसियत दे सकता हूँ। आप मेरी ये पेशकश कबूल कर लीजिए। मैं आपको दिल्ली लेकर जाऊँगा। दिल्ली में मेरा परिवार मौजूद है, मैं इनके साथ आपको रखूँगा। फिर तैयारियाँ करके हम लोग यूरोप निकल चलेंगे। आप मेरी बातों को बिल्कुल गलत ना समझिए। सतरानी को मैं अपनी बेटी ही की तरह रखूँगा। बस इसकी पुरस्कार कुफ्तों से काम लेकर मैं पेचीदा बीमारियों का इलाज करूँगा। इससे ज़्यादा मेरे जहन में और कोई बात नहीं है। आप बराए करम मुझे फ़ौरन बता दीजिए कि आप मेरी इस पेशकश को कबूल कर लेंगे। बजरंगी बहुत देर तक हैरानी से डॉक्टर शिवराज को देखता रहा। फिर इसने कहा, डॉक्टर शिवराज, मैं अभी आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। आप कब तक हिंदुस्तान में हैं? जब तक आप चाहें। तो फिर मेरी बात सुनिए, मेरा एक काम है जो मुझे यहीं रहकर करना है। आप अगर इंग्लैंड जाना चाहते हैं तो वापस चले जाएं। मुझे अपना पता दे जाएं। अपना काम करने के बाद मैं आपसे कहूँगा मुझे और सतरानी को इंग्लैंड बुलवा लें। अभी मुझे यहाँ कुछ काम करने हैं, वो किए बगैर मैं आपके साथ नहीं जा सकता। आपके ये काम कितने दिन में मुकम्मल हो जाएंगे? समय लगेगा डॉक्टर शिवराज, और इस समय के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। शिवराज सोच में डूब गया। थोड़ी देर तक वो सोचता रहा, फिर बोला, एक विनती करता हूँ आपसे बजरंगी जी। हाँ हाँ बताइए। आप इस मुलाकात के बारे में किसी को ना बताइएगा। मैं नहीं चाहता कि गुरबचन सिंह मेरे खिलाफ हो जाए। खुद पता नहीं इनके मन में क्या है। मैंने उनसे भी बात की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा रवैया अख्तियार किया है जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि वो ये नहीं चाहते कि सतरानी और आप मेरे साथ कहीं जाएं। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा डॉक्टर शिवराज, आप चिंता ना करें। डॉक्टर शिवराज खामोशी से वापस आकर इसने अपने साथियों से एक बार फिर मशवरा किया। बजरंगी की कहानी बिल्कुल ही अलग है। वो कहता है कि यहाँ उसका कोई काम है। दोस्तों, मुझे भी जिद चढ़ गई है। मैं अगर कुछ ना हो सका तो सतरानी को अगवा कर लूँगा। बेशक ऐसा गुरबचन सिंह की हवेली से ना हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा जागीरदार है और मैं इसकी दुश्मनी नहीं चाहता। लेकिन जो ही बजरंगी यहाँ से निकलेगा हम कोशिश करके सतरानी को अगवा कर लेंगे और बल आकर हम बजरंगी को भी अपने साथ ताउन पर आमादा कर लेंगे। बल्कि अगर इसका हिंदुस्तान में कोई काम भी है तो हम इसके साथ ताउन करेंगे। ठीक है जनाब, इसके लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं, शिवराज के साथियों ने कहा। बड़े हंगामे हो रहे थे। सतरानी की वजह से जुगर राज का दिल खून हो गया था। वो सतरानी पर बुरी तरह मर मिटा था। भाई के सामने तो अपने आप को इस तरह ज़ाहिर करता था जैसे उसे सतरानी से अब कोई दिलचस्पी ना रह गई हो। और बात काफ़ी हद तक ठीक भी थी। सतरानी एक जहरीली नागन थी और कभी कभी यह एहसास भी जुगन सिंह के दिल में पैदा हो जाता था कि कहीं सतरानी सचमुच कोई इच्छाधारी नागन ही ना हो। मगर जवानी दीवानी ऐसी मशहूर नहीं है। तन्हाई में जुगर राज जब भी सतरानी की सूरत जहन में लाता उसका दिल डूबने लगता था। सतरानी अगर एक आम शख्सियत होती तो चाहे जीवन दान करना पड़ता, वो इसे हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा देता।
इस वक्त भी वो अपने कमरे में बैठा सतरानी के बारे में सोच रहा था कि इसके जहन में डॉक्टर शिवराज का ख्याल आया। उसने बहुत सी बातें सोची, फिर वो डॉक्टर शिवराज की तरफ चल पड़ा। डॉक्टर शिवराज अपनी रिहाइशगाह में मौजूद था। जुगन राज की आमद को इसने हैरत की निगाह से देखा था। आइए जुगन जी, बड़ा अजीब सा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। हमें तो आपकी सेवा का मौका ही नहीं मिल सका। चलिए ठीक है, भगवान ने आपको सेहत दे दी। हम भी यही चाहते थे, हमसे ना सही सतरानी से आपको सेहत मिल गई। डॉक्टर शिवराज, मैं तन्हाई में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहिए। बिल्कुल तन्हाई में, जुगन राज ने डॉक्टर शिवराज के आदमियों को देखते हुए कहा। डॉक्टर शिवराज ने अपने आदमियों को इशारा कर दिया। वो सब बाहर निकल गए। जुगन राज ने कहा, आप मेरे बड़े हैं डॉक्टर शिवराज और मेरे इलाज के लिए आए थे। आपके दिल में मेरे लिए हमदर्दी ज़रूर होगी डॉक्टर। ज़रा बेबाकी से काम ले रहा हूँ। सतरानी मेरे मन में बस गई है। मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि वो विष कन्या है, एक जहरीले वजूद की मालिक है। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं। अगर वो इंसान है, इच्छाधारी नागर नहीं है, तो क्या वो इस जहर से आज़ाद हो सकती है? क्या आप इसका कोई इलाज जिसके अंदर बसे हुए जहर को ख़त्म कर सकता है? क्या वो फिर से इंसान बन सकती है? अगर वो इंसान बन जाए डॉक्टर शिवराज, तो मैं जीवन के मोल से इसे अपनाना चाहता हूँ। जुगन राज के चेहरे पर एक अजीब सी मजलूमियत आई थी, लेकिन इसके इन अल्फाज ने डॉक्टर शिवराज के जहन को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। हिंदुस्तान का ही रहने वाला था, लेकिन बहुत अरसे से हिंदुस्तान से दूर हो चुका था। दिल्ली में इसका खानदान बेशक मौजूद था, लेकिन वो सब के सब शरीफ लोग थे और किसी तरह की जराइम पेशा व जिंदगी से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। वो सतरानी को हर कीमत पर हासिल करना चाहता था। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर सतरानी और बजरंगी को अगवा करने का मंसूबा भी बनाया था, लेकिन अगर जुगन राज इस मंसूबे में शरीक हो जाए तो मज़ा ही दुबाला हो जाए। उसने फ़ौरन इस मौके से फ़ायदा उठाया और बड़ी हमदर्दी से जुगन राज को देखा और बोला, इसमें कोई शक नहीं कि जुगन राज ही कि वो बच्ची अप्सरा लगती है। भगवान ने उसे ऐसा ही रंग रूप दिया है कि वो किसी का जीवन उथल पुथल कर सकती है, खास तौर से तुम जैसे नौजवान का। शायद तुम्हें इस बात का इल्म हो कि मैंने गुरबचन महाराज से ये फरमाइश की है कि जिस तरह भी बन पड़े सतरानी को कुछ अर्से के लिए मेरे हवाले कर दिया जाए। मैं इस पर कुछ तजर्बात करना चाहता हूँ और कैसा इत्तेफाक है कि ये तजर्बा वही है जो तुम चाहते हो। मैं बहुत से पेचीदा अमराज का माहिर हूँ और तुम यूँ समझ लो कि एक तरह से एक साइंटिस्ट हो। हिंदुस्तान की पुरस्कार दास्तानें, इच्छाधारी नागनों का खेल, विष कन्याओं की कहानियाँ बेशक हिंदुस्तान से बाहर तक निकली हुई हैं, लेकिन हम रोशन इंग्लैंड के रहने वाले हैं। मैंने वहीं पर ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बिताया है। हम इन बातों को नहीं मानते। मैं इस जहरीली लड़की का तजज़िया करके इसका इलाज करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि मैं इस इलाज में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन जुगन राज मेरे दोस्त हिंदुस्तान में रहकर नहीं, क्या समझे? तो फिर? जुगन राज ने पूछा। इसका ये इलाज सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में हो सकता है, लेकिन इसके लिए इसे इंग्लैंड ले जाना होगा। जुगन राज अजीब सी निगाहों से डॉक्टर शिवराज को देखने लगा। सतरानी के असूल से मायूस होकर इसने गुरबचन से कहा था कि उसे वापस इंग्लैंड भिजवा दिया जाए। ये अजीब सी सूरत हाल बन रही थी। अगर वो जिद करके खुद इंग्लैंड पहुंच जाए और शिवराज सतरानी को लेकर वहां आ जाए, इसका इलाज करे और सतरानी ठीक हो जाए, तो इसकी ज़िंदगी में तो फूल ही फूल खिल जाएंगे। लेकिन सतरानी को इंग्लैंड ले जाना एक मुश्किल मरहला था। जाहिर है गुरबचन इसकी मुखालफत करेगा, क्योंकि इसकी बजरंगी से दुश्मनी थी। फिर भी इसने डॉक्टर शिवराज से कहा, डॉक्टर इस सिलसिले में मुझे क्या करना है बताइए। जुगन राज, अगर तुम वाकई सतरानी से मोहब्बत करने लगे हो और इसे हासिल करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें 90% ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं सतरानी का इलाज करके उसे ठीक कर दूंगा। लेकिन इसे इंग्लैंड लाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करना होगी। कोई ऐसा मंसूबा बनाना होगा जिससे सतरानी इंग्लैंड पहुँच जाए। ये बात डॉक्टर शिवराज नहीं चाहता था कि गुरबचन बजरंगी या सतरानी से क्या चाहता है, लेकिन जुगन राज को ये बात मालूम थी। वो जानता था कि गुरबचन सिंह बजरंगी को चंदोसी क्यों बेच रहा था। गुरबचन सिंह बजरंगी को वहां आजमाना चाहता था और ये देखना चाहता था कि बजरंगी और सतरानी दिलीप सिंह के परिवार को नुकसान पहुंचाने में कामयाब होते हैं या नहीं। उनकी कामयाबी या नाकामी की शक्ल में गुरबचन सिंह हर कीमत पर बजरंगी को ख़त्म कर देना चाहता था। बेशक सतरानी के लिए उसके दिल में कोई खास बुराई नहीं थी, लेकिन इसे सतरानी से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। अब क्या करना चाहिए? बहुत से मंसूबे बनाए जा सकते थे। ताहम उसने डॉक्टर शिवराज से कहा, डॉक्टर शिवराज, आपको अभी यहाँ से जाने की जल्दी तो नहीं है? मेरा एक एक दिन लाखों रुपए का है जुगन राज, लेकिन सतरानी करोड़ों रुपए की है। मेरा मतलब है मैं इसके इलाज से बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। तुम सोच लो, गौर कर लो कि तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम चाहोगे। यहाँ रहोगे, सहारनपुर में ना सही दिल्ली में। जुगन राज वहाँ से उठ गया। डॉक्टर शिवराज के पास बहुत देर तक रहना खिलाफ मसल्लत था।
वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता था और उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन सतरानी उसके दिल को कुछ इस तरह से भा गई थी कि वो ऐसे काम करने पर राज़ी हो गया था जिनसे अगर बच्चों को इख्तलाफ हो। अपनी रिहाइशगाह में आकर वो सोच में डूब गया कि क्या तरकीब हो कि सतरानी उसके साथ इंग्लैंड जाने पर तैयार हो जाए। बज़ाहिर यूँ लगता था कि वो किसी भी तरह बजरंगी को छोड़ने पर आमादा नहीं होगी। अगर गुरबचन से बात की जाए और कहा जाए कि वो सतरानी को इंग्लैंड ले जाना चाहता है तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गुरबचन बजरंगी और सतरानी दोनों ही को अपने दुश्मन दलीप सिंह के खिलाफ आजमाना चाहता था। अगर वो भाई को अपनी मोहब्बत का वास्ता भी दे तो गुरबचन किसी तौर पर तैयार नहीं होगा, क्योंकि सतरानी की वजह से जय शर्मा मौत के घाट उतर चुका था। कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। उसने डॉक्टर शिवराज से बात तो करी थी, लेकिन सतरानी को इंग्लैंड ले जाना इसे एक बहुत मुश्किल मरहला नज़र आ रहा था। काफ़ी वक्त गुजर गया, रात का पहला पहर था। हवेली वाले सारे मामूलात से फरागत पाकर अपनी अपनी आरामगाहों में चले गए थे। कुछ सो गए थे, कुछ जाग रहे थे। जुंगर आज भी अपने कमरे में था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चले गई थी। वो इस वक्त भी इसी मुसीबत में फंसा हुआ था कि उसे अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कोई सवाल किए बगैर उसने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दस्तक देने वाले को देखकर वो दंग रह गया। उसने ख्वाब भी नहीं सोचा था कि सतरानी खुद चाहकर उसके इस तरह उसके पास आ सकती है। कुछ लम्हों के लिए वो साकत रह गया। मैं अंदर आना चाहती हूँ, सतरानी की मुतरन्नम आवाज़ उभरी और वो चौंक पड़ा। कुछ बोले बगैर वो दरवाजे के सामने से हट गया और सतरानी अंदर आ गई। जुगर आज बुरी तरह से मशहूर हो गया था। सतरानी इस वक्त और ज़्यादा हसीन नज़र आ रही थी। बड़ा जहरीला हुस्न था इसका। अलगर्ज जुगर आज जोश में आया और अपनी जगह से हटकर एक सोफे की तरफ बढ़ गया। आप मुझे देखकर बहुत हैरान हुए अमरराज, सतरानी अल्हड़पन से दूसरे सोफे पर बैठकर बोली। हाँ सतरानी, बहुत। तुम इस तरह मेरे पास चली आओगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। बुरा लगा मेरा आना। कभी लग सकता है, इंसान के सपने ऐसे हकीकत नहीं बन सकते जैसे इस वक्त। इस वक्त? सतरानी ने सवाल किया। हाँ, इस वक्त तुम्हारा ही सपना देख रहा था, जागती आंखों से। तुम्हारी आंखों में नींद तो दूर दूर तक नहीं है, सतरानी ने दिलकश हंसी के साथ कहा। जुगर आज इसकी सहर आलूद हंसी में खो गया। फिर सो गए? सतरानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। जागती आंखों के सपने तो दुख देते हैं सतरानी, मगर इस समय तो बहुत अजीब हुआ है। क्यों? तो इस तरह जो आ गई हो, मुझे बताओ, कोई काम था मुझसे? जुगर आज बेचैनी से कहा। तुम्हें देखने को मन चाहा था, सोने के लिए लेटी थी कि ना जाने क्यों तुम्हारी सूरत मन में आ गई। सोचती रही कि पहले तो कभी इस तरह तुमसे नहीं मिली, अब तुम्हारे पास जाऊंगी तो पता नहीं तुम क्या सोचोगे। फिर? जुगर आज खुद फरामोशी की आलम में था। बस मन ना माना आ गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ सतरानी। जुगर आज बेख्तियार होकर बोला। मैंने जब से तुम्हें देखा इस समय से तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। सच कह रहा हूँ सतरानी, तुम्हारे झूठे पानी का तो बस बहाना है। वो पानी मेरे लिए अमृत इसलिए बना कि इसे तुम्हारे मुख से छुआ था। मुझे लगता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूँगा। तो मैं क्या करूँ? सतरानी ने मासूमियत से कहा। पहले मुझे एक बात बता दो, क्या तुम्हारे मन में भी मेरे लिए कोई जगह है? मन में जगह? मन में कहाँ जगह होती है, मैं नहीं जानती। अच्छा ये बता दो, मेरी सूरत तुम्हारे मन में क्यों आई? ये तो मैं नहीं जानती। मैं जानता हूँ, जुगन ने बदस्तूर बेखुदी से कहा, और सतरानी उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। जुगन बोला, जिस तरह मेरे मन में तुम्हारा प्रेम जागा है, इस तरह तुम्हारे मन के किसी कोने में मेरा प्रेम भी है, और यही प्रेम तुम्हें मेरे पास ले आया है सतरानी। तुम्हारे बारे में मुझे जो कुछ मालूम हुआ है वो यही कि तुम जंगल का फूल हो और जंगल में उगी हो और इस संसार के बारे में कुछ नहीं जानती। सतरानी की नज़रें जुगन पर जमी हुई थी। इसे लग रहा था जैसे जुगन की आवाज़ कहीं दूर से आ रही हो। जो कुछ जुगन कह रहा था वो इसे बहुत अच्छा लग रहा था। इन अल्फाज ने इसके अंदर के एहसास को जगा दिया था। इसे अपना हलक खुश्क लग रहा था। इसके अंदर प्यास जाग उठी थी और वो पानी की तलाश में निगाहें दुरा रही थी। दूसरी तरफ जुगन राज कह रहा था, तुम्हारा इलाज हो जाएगा सतरानी, मुझे बाजी से बहुत मोहब्बत है, मगर अब जब मैंने तुम्हारे मन में भी अपनी प्रेम जो देख ली है तो मैं बेकल हो गया हूँ। जिस तरह भी बन पड़ा मैं तुम्हें लंदन ले जाऊंगा। डॉक्टर शिवराज खुद भी तुम्हारा इलाज करना चाहता है। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर तुम सतरानी ही नहीं, मेरे मन की रानी भी बन जाओगी। मैं तुम्हें पाकर संसार का सबसे बागिया दान मनुष्य बन जाऊंगा। सतरानी को पानी नजर आ गया। वो आगे बढ़ी और उसने खूबसूरत गिलास में पानी डालकर पूरा गिलास खाली कर दिया। फिर दूसरा गिलास भरा और घूंट घूंट करके पानी पीने लगी। गीदड़ की मौत आई तो वो खुद शहर की तरफ भागा। प्रेम के मारे जुगन महाराज आगे बढ़कर सतरानी के पास पहुंच गए। उन्होंने सतरानी के हाथ से पानी का गिलास ले लिया। तुम्हारी प्यास पानी से नहीं बुझेगी सतरानी, ये मन की प्यास है।
जो हम दोनों को अंदर से जला रही है। मैं भी इतना ही प्यासा हूँ जितनी तुम। इस अमरजाल ने एक बार मेरी बीमारी दूर की थी, अब ये मुझे अमर कर देगा। ये कहकर जुगन जी ने एक ही सांस में पानी हलक में उतार लिया। बजरंगी के मंसूबे के तहत सतरानी को जुगन को काटना था, जिसका इंतजार सतरानी कर रही थी, लेकिन जुगन ने इसका मौका ही नहीं आने दिया और सतरानी की मुश्किल रजाकाना तौर पर हल कर दी। इस वक्त की बात और थी जब खुद जुगन राज का खून जहरीला हो रहा था। जहर को जहर ने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब वो एक आम इंसान था और इसने वही पानी पिया था जिसने जय शर्मा को गला कर रख दिया था। जो ही पानी सीने में उतरा, इसे यूं लगा जैसे किसी ने आग अंदर उतार दी हो। वो सीने को मलने लगा, इसके पूरे बदन में पसीना उगल दिया, आंखें धुंधला गई। फिर वो बुराई हुई आवाज़ में बोला, सतरानी। ये कहते हुए वो घुटनों के बाद ज़मीन पर बैठता चला गया। सतरानी चौंक पड़ी, वो एक कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गई। इसके कानों में बजरंगी के अल्फाज उभरे, बरसों बीत गए हैं मुझे अपनी राधिका से बिछड़े हुए, अब गुरबचन की बारी है। गुरबचन सिंह बेवकूफ़ नहीं था। अव्वल तो बजरंगी अभी हवेली ही में मौजूद था, दूसरा यह कि वो अपने ख्वाबगाह के सामने पहरा जरूर रखता था। पहरेदार ने गुरबचन सिंह के दरवाजे पर दस्तक दी और गुरबचन सिंह ने पूछा, कौन है, क्या बात है? मालिक, बजरंगी महाराज आए हैं आपके पास। मैंने मना किया तो कहते हैं बहुत ज़रूरी काम है। सिंह महाराज को खबर कर दो, अगर वो आने को कहें तो भेज देना, वरना वो वापस चले जाएंगे। गुरबचन एकदम चौंक पड़ा, फिर वो खुद ही कमरे के दरवाजे पर आ गया। बजरंगी मजलूम शक्ल बनाए खड़ा था। क्या बात है अर्जुन सिंह इस समय? कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। बजरंगी के लहजे में मजलूमियत थी। गुरबचन ने पहरेदार से कहा, तुम थोड़े आगे चले जाओ। पहरेदार वहाँ से आगे बढ़ गया। हाँ अर्जुन सिंह, बोलो क्या बात है? गलत किया महाराज, जुगर राज महाराज ने गलत किया। आपको तो पता ही नहीं कि वो जहरीली है, कहीं जुगर राज जी को नुकसान ना हो पहुंच जाए। तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आई अर्जुन सिंह। जुगर महाराज के आदमी सतरानी को उठाकर उनके कमरे में ले गए हैं। हमारे आपके बीच जो बात तय हुई थी, इसके तहत हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमें खतरा है कि सतरानी से कहीं जुगर महाराज को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। गुरबच्चों को ये बात मालूम थी कि जुगर राज सतरानी से बहुत मुतासर है। गो इसकी हकीकत सामने आने के बाद जुगर राज संभल गया है, लेकिन जवानी दीवानी होती है। हो सकता है वो हर खतरे से बेनियाज होकर सतरानी के उसूल के लिए दीवाना हो गया हो। सिर्फ एक लम्हे के लिए गुरबचन सिंह ने सोचा और इसके बाद तेजी से बाहर निकल आया। आओ मेरे साथ, उसने कहा और जुगर राज की रिहाइशगाह की जानिब चल पड़ा। बजरंगी इसके साथ था। पहरेदार ने चंद कदम इसका पीछा किया, लेकिन जब गुरबचन सिंह की तरफ से कोई इशारा न पाया तो वहीं रुक गया। जुगर राज की रिहाइशगाह बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। गुरबचन सिंह कुछ ही लम्हों में वहाँ पहुँच गया। बजरंगी इसके साथ था। इसने देखा कि जुगर राज के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर रोशनी भी थी। वो तेजी से अंदर दाखिल हो गया। बजरंगी भी इसके पीछे था। जैसे ही गुरबचन सिंह अंदर पहुंचा, बजरंगी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। ज़मीन पर जुगर राज भी सुध कफियत में पड़ा हुआ था। गुरबचन के हलक से एक आवाज़ निकली और वो जुगर राज के पास पहुंच गया। उसने बड़ी बेताबी से जुगर राज का बाजू हिलाया, जुगन जुगन। लेकिन दूसरे लम्हे उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। इसकी उंगलियां जुगर राज के बाजू के गोश्त में एकदम अंदर को दंस गई थी। उसने दहशत भरी निगाहों से जुगर राज का चेहरा देखा और इसे थोड़ी से पकड़कर सीधा किया तो उसकी उंगलियां जुगर राज की थोड़ी के गोश्त में घुस गई और वहाँ से जर्द रंग का पानी बह निकला। जुगर राज मोम की तरह पिघल रहा था। गुरबचन के हलक से एक बार फिर दहशत भरी आवाज़ निकली, अर्जुन सिंह, ये क्या हो गया? देखो अर्जुन सिंह को क्या हो गया? इसने अर्जुन सिंह के चेहरे की तरफ देखा तो इसे अर्जुन सिंह के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट नजर आई। तब उसकी निगाहें चारों तरफ भटकने लगी। सतरानी कहाँ गई? चले गई महाराज। अपना काम करने के बाद वो चले गई यहाँ से। मेरे जुगन को क्या हो गया है? पर लोग सुधार गए। जुगन राज इस वक्त स्वर्ग में भागदौड़ कर रहे होंगे। क्या बकवास कर रहा है तू अर्जुन सिंह? गुरबचन होते हुए एक दीवार से जा लगा और अर्जुन सिंह को देखने लगा। कैसा लग रहा है महाराज? आपके सामने तो आपके भाई की लाश मौजूद है। मुझे तो आज तक राधिका का निशान तक नहीं मिला। कितने साल हो गए, बरसों बीत के मैंने अपनी राधिका को नहीं देखा। मैंने बरसों से अपनी राधिका को नहीं देखा। अर्जुन सिंह तू क्या बकवास कर रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये क्या हो गया है? अरे मेरा भाई जीता है या मर गया? अर्जुन सिंह बता, क्या हो गया है मेरे जुगन को? गुरबचन सिंह थर थर काँप रहा था। आपसे दूर चला गया है। मेरी राधिका को भी तो आपने मुझसे दूर कर दिया था। जब मैंने आपसे इसको वापस मांगा तो आपने मुझे जेल में पहुंचा दिया। वो आपका समय था और ये मेरा समय है। ख़त्म हो गया आपका भाई। मैं चाहता तो आपको भी ख़त्म कर सकता था, पर मज़ा ही क्या रहता। जितने बरस मैंने अपनी बहन की याद में बिताए हैं, अब सारा जीवन आप भी अपने
भाई को याद करते रहिए। ये मैंने बदला लिया है आपसे महाराज, और अब इसके बाद दलीप सिंह की बारी है। सत्रानी को भगवान ने विश कन्या इसलिए बनाया है कि वो आप जैसे लोगों को संसार से मिटा दे महाराज। मज़े लीजिए अब आप अपने भाई की मौत के गम के। मैंने अपना काम कर दिखाया है, अब आप रोते रहिए अपने भाई के लिए। मैं 1 मिनट में आपका भी क्रियाक्रम करा सकता हूँ, क्योंकि अब समय मेरे हाथ में है, पर मज़ा ख़राब हो जाएगा। आप मर जाओगे तो मुझे क्या मिलेगा? एक बात मैं भी तुझसे कहूँ अर्जुन सिंह, तूने मेरा भाई तो मुझसे दूर कर ही दिया है, पर राधिका तुझे कभी नहीं मिलेगी। वो दलीप सिंह के पास नहीं है, मैं जानता हूँ वो कहाँ है, पर मैं तुझे नहीं बताऊँगा। मेरा भाई तो तूने मुझसे छीन ही लिया है, पर भगवान की सौगंध तेरी बहन भी तुझे कभी नहीं मिलेगी। जान, जो कुछ तूने कर लिया है, अब इसके बाद मेरे और तेरे बीच भला क्या रह गया है? भगवान तेरा सत्यानाश करे। हाय मेरा भाई, और वो कहाँ गई कमीनी? अर्जुन सिंह देख लेना, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने भाई का बदला लूँगा तुझसे और इस नागन से। फूंक कर रख दूंगा मैं तुम दोनों को। अरे मेरा भाई, मेरा भाई। गर्भचन अपनी जगह से उठा और जुगराज के पास पहुंच गया, लेकिन वो घुटनों के बल बैठकर जुगराज पर झुका ही था कि बजरंगी ने एक वजनी डेकोरेशन पीस उठाकर उसके सर की पुष्ट पर दे मारा। गर्भचन सिंह एक चीख के साथ पिघलते हुए जिस्म वाले जुगराज पर जा पड़ा। बजरंगी इसे होश में नहीं छोड़ सकता था। वह गुरबचन सिंह को देखता रहा और फिर इसके बाद मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। थोड़े फासले पर पहरेदार खड़ा इसकी दरवाजे की तरफ देख रहा था, जिससे बजरंगी और गुरबचन सिंह अंदर दाखिल हुए थे। गुरबचन महाराज ने कहा कि तुम जाओ, उनके कमरे के सामने बैठो, वो अपने भाई से जरूरी बातें कर रहे हैं। जी महाराज, पहरेदार ने कहा, और बजरंगी वहाँ से आगे बढ़ गया। पूरा मंसूबा मुकम्मल था, अब उसे यहाँ से निकलना था, और इसके लिए भी इसने कहानी गाल ली थी। बाबूलाल से उसकी पुरानी शनाख्त आई थी। बाबू ये देख चुका था कि अब बजरंगी की यहाँ अच्छी खासी चलती है, इसलिए बजरंगी ने उससे जो कुछ कहा उसने मान लिया। बजरंगी ने सतरानी के लिए एक ऐसे लिबास का बंदोबस्त किया था जो सतरानी को पूरी तरह ढक लेता था। यहाँ सतरानी तैयार बैठी थी और अपना काम करने के बाद वो बजरंगी के पास वापस आ गई। बजरंगी ने महसूस नहीं किया था कि सतरानी कुछ खोई खोई सी है। इसने सतरानी को साथ आने का इशारा किया और हवेली के तरीक कोशों से गुजरता हुआ गेट तक पहुँच गया। बाबूलाल चौकीदार अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहा था। बजरंगी को देखकर बोला, कहीं जा रहे हो बाबा बजरंगी? कब तक वापस आ जाओगे? मैं तुम्हें जागता ही मिलूंगा। जागते रहना बाबूलाल। वैसे मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बजरंगी ने कहा और इसके बाद बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। वो सहारनपुर से दूर निकल जाना चाहता था। ये बात जानता था कि थोड़ी देर के बाद गुरबचन सिंह होश में आ जाएगा, फिर इसके शिकारी कुत्ते इसके पीछे लग जाएंगे। सतरानी इसका साथ दे रही थी। थोड़ी देर के बाद वो लाड़ी के अड्डे पर पहुंच गया। मालूमात कर वो एक लाड़ी में जा बैठा। उसके अंदाज में बेचैनी थी। सतरानी पूरी तरह ओढ़े लपेटे हुए एक गोशे में सिमटी हुई थी। बजरंगी को इस वक्त तक सुकून मिला जब तक लाड़ी वहाँ से चलना पड़ी। हालांकि रात का वक्त था, लेकिन पूरी लाड़ी बड़ी हुई थी। बजरंगी खामोश बैठा बाहर देखता रहा। सहारनपुर से काफ़ी दूर निकल आने के बाद उसे सुकून हुआ। वो बेवकूफ़ नहीं था कि सीधा चंदोसी पहुँच जाता कि गुरबचन सिंह को सारी बात मालूम है और वो यकीनन चंदोसी का चक्कर लगाएगा, इसे वहाँ तलाश करेगा। इसलिए पहले वो कहीं और जाना चाहता था। इस वक्त मसला सहारनपुर से निकलने का था। कोई पौने घंटे के सफ़र के बाद बस रंगोली नामी एक कस्बे पर रुकी तो बजरंगी सतरानी को साथ लेकर रंगोली के अड्डे पर उतर गया। यहाँ से सारी रात बसें चलती थीं। रंगोली के इस अड्डे पर अच्छी खासी रौनक थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ बहुत से लोग बैठे खा पी रहे थे। थोड़े फासले पर एक झोंपड़ा नुमा होटल मौजूद था। होटल के मुलाजिम लोगों से उनकी ज़रूरतें पूछते फिर रहे थे। बजरंगी ने ऐसे ही वक्त गुजारी के लिए थोड़ा सा माहौल का जायज़ा लेने के लिए खाने पीने की कुछ चीज़ें मंगवा लीं। अचानक ही उसे एहसास हुआ कि सतरानी गैर मामूली तौर पर खामोश है। वो चौंक कर उसे देखने लगा। उसने कहा, तुम्हें नींद आ रही है सतरानी? नहीं बाबा। बजरंगी उदास हो? हाँ। क्यों? मुझे जुगराज याद आ रहा है बाबा। वो कहता था कि वो मुझसे प्रेम करता है। प्रेम तो तुम भी मुझसे करते हो, त्रिवेदी बाबा भी करते हैं, उनकी बेटियां भी करती थीं, पर वो मुझसे प्रेम क्यों करता था बाबा? इसने खुद ही मेरा जूठा पानी पी लिया था। इसने ऐसा क्यों किया था? बजरंगी गौर से उसे देखने लगा। सतरानी के चेहरे पर मासूमियत थी। वो कितनी ही पुरस्कार थी, लेकिन बजरंगी को इसकी सादगी का अंदाज़ा था। वो जानता था कि अब वो जवान हो चुकी है और इसकी सोच उलझे धागों की तरह है। इसे इस तरह उलझा नहीं छोड़ना, वरना इसकी शख्सियत ख़राब हो जाएगी। अभी इसे कुछ नहीं मालूम, लेकिन इसे फितरत की हकीकतों से रोशनास करवाना ज़रूरी है, वरना वो काम नहीं ले सकेगा जो इसके दिल में थे। प्रेम के अलग अलग रूप होते हैं सतरानी, मैं तुम्हें बताऊंगा इसने ऐसा क्यों किया था। जब वो ये बातें कर रहा था तो मुझे बड़ा अनोखा लग रहा था। एक दफ़ा तो मेरा मन चाहा कि मैं वो ना करूं जो करने के लिए तुमने मुझे इसके पास भेजा था। तूने मुझे मन की बात बताई है सतरानी, तो मैं तुझे ये बता दूं कि ऐसा कभी ना करना जिस काम के लिए मैं तुझसे कहूँगा।
वो ऐसा होगा कि इसके ना करने से मुमकिन है तुझे कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन मैं मारा जाऊंगा अगर जुगन आज ना मरता तो मेरा काम ना बनता। नहीं बजरंगी बाबा, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे, तुम्हारा जीवन ही मेरे लिए सब कुछ है। बजरंगी ने अपने लिए लाहा अमल तय कर लिया। उसने दिल की आग बुझाने के लिए शिद्दत पसंदी से काम लिया था और गुरबच्चन को इसलिए जिंदा छोड़ दिया था कि वो भी भाई की मौत के शोक में डूबा रहे। उसने गुरबच्चन को जिंदा छोड़कर अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, लेकिन गुरबच्चन के दूसरे इंकशाफ ने इसे अफसरदा कर दिया था। राधिका ठाकुर दलीप सिंह के पास नहीं है, उसने झूठ बोला था। फिर ये भी कहा था कि इसने कि वो जानता है कि राधिका कहाँ है। दूसरी बात यह है कि इसने इस बारे में दलीप सिंह का नाम ही क्यों लिया था, जबकि खुद बजरंगी ने उसे दलीप सिंह के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ये बजरंगी जानता था कि गुरबच्चन अभी से फौरन ही और ठाकुर दलीप सिंह के आसपास तलाश करेगा, इसलिए वो दलीप सिंह के पास चंदूसी जाने का इरादा तय कर चुका था। राधिका अगर दलीप सिंह के पास नहीं थी तब भी दलीप सिंह उसका टारगेट तो था। ठीक है गुरबच्चन, मेरी तेरी जंग अभी ना जाने कब तक जारी रहेगी। मैं तेरी कोई और कमजोरी तलाश करके तुझे मजबूर करूंगा कि तू मुझे राधिका के बारे में बताए, जिसके लिए तू कहता है कि वो जिंदा है। गुरबच्चन की बुरी हालत ही होश आया तो खुद को जुगन के मुर्दा शरीर पर पड़े हुए पाया था, जो उनकी तरह पिघल गया था। फिर गुरबच्चन की दिलदोज चीखों ने पूरी हवेली को जगा दिया था और जुगन की मौत की खबर हवेली में फैल गई। गुरबच्चन की हालत थोड़ी ही बेहतर हुई तो वो चीखा, अरे इसे देखो, इसे पकड़ो, अर्जुन सिंह को, बजरंगी को पकड़ो, इस नागिन को पकड़ो। बजरंगी वार कर गया। ओ हरीराम कहाँ है वो, उसे बुलाओ। हरीराम ने पहले बजरंगी को तलाश किया, फिर ये मालूम करके कि बजरंगी सतरानी के साथ कब का बाहर निकल गया है। गुरबच्चन को इतला दी कि वो निकल गया तो गुरबच्चन दौड़ा, हरीराम तेरे पास जितने आदमी हैं सबको लेकर निकल जा, सहारनपुर के कोने कोने में फैला दे, इन्हें निकलने ना पाए वो सहारनपुर से बाहर। तेरा जीवन इसी में है हरीराम, किसे पकड़ कर ले आ, जल्दी कर, निकलने ना पाए वो पापी। गुरबच्चन गम से नंडाल था। जुगन की लाश बुरी तरह बिखर गई थी। डॉक्टर शिवराज को भी पूरी कहानी मालूम हो चुकी थी। वो बड़े अफसोस का इजहार कर रहा था। उसने गुरबच्चन से इजाज़त ली कि वो जुगनराज का आखिरी दीदार करना चाहता है। इससे बड़े गमज़दा चेहरा बना रखा था। गुरबच्चन ने इसे इजाज़त दे दी। डॉक्टर शिवराज अपने दो साथियों के हमरा अंदर दाखिल हो गया। वो कुछ चीज़ें खुफिया तौर पर अपने साथ लाया था। अंदर दाखिल होते ही उसने फुर्ती से कुछ ट्यूबें और बॉक्स निकाले, फिर ब्लेड की मदद से जुगन का थोड़ा सा गोश्त काट कर बॉक्स में रखा और पिघला हुआ सियाल मादा ट्यूबों में मुंतकिल किया और इन चीज़ों को महफूज कर लिया। इसके बाद वो मसनूई आंसू पहुँचता हुआ बाहर निकल आया था। गुरबच्चन के भाई की मौत का मामूली वाक़या नहीं थी। दूर दूर तक खबरें फैल गई और लोग ना जाने कहाँ कहाँ से आकर हवेली के आसपास जमा होने लगे। हवेली के कारिंदों ने अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। आने वालों के लिए शामियाने लगा दिए गए। गुरबच्चन ने अभी क्रियाक्रम की इजाज़त नहीं दी थी। किसी ने आकर कहा कि गुरबच्चन, किसका इंतज़ार है तुम्हें, लाश पहले ही बिगड़ी हुई है, जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। हाँ चाचा, मुझे इंतज़ार है, भगवान की सौगत मुझे इंतज़ार है हरिराम का कि वो अर्जुन सिंह और इस सफ़ेद नागन को पकड़ कर लाए। भगवान की सौगत ऐसा तमाशा दिखाऊंगा आने वालों को कि वो जीवन भर ना भूल सकेंगे। अर्जुन सिंह और सतरानी को जुगन की चीता में जलना पड़ेगा। इस चीता में जुगन अकेला नहीं जलेगा चाचा, दो जिंदा शरीर भी इसमें जलेंगे। लोग काम कर रह गए थे। दूसरी तरफ डॉक्टर शिवराज ने जुगन के गले हुए गोश्त का कीमियावी तजजिया करके तजस्सुस बड़े लहजे में कहा था, बाई गॉड समन, बाई गॉड, इसका जहर साइनाइड से ज़्यादा खतरनाक है। अगर वो मेरे हाथ आ जाए तो सारी दुनिया में मेरी धूम मच जाएगी। ज़ाहिरों की दुनिया में एक ऐसी तहकीक पेश करूँगा कि लोगों के दिमाग फट जाएंगे। मैं बताऊंगा इन्हें कि इंसान के अंदर खुद ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं कि अगर वो अपने अंदर जहर पैदा कर ले तो दुनिया में इससे ज़्यादा खतरनाक जहर कहीं ना पाया जाए। बजरंगी दिल्ली पहुंच गया। वो बेवकूफ़ नहीं था कि सीधा चंदोसी पहुंच जाता। मुमकिन है राधिका की आग में वो हर खतरे को नज़रअंदाज कर चंदोसी चला ही जाता, लेकिन गुरबच्चन ने यह बताकर कि राधिका की कहानी उसने गलत सुनाई थी, इसे एक बार फिर सब्र दिया था। अभी इसे राधिका की तलाश के लिए और बहुत कुछ करना था। जहाँ तक दलीप सिंह का मामला था तो वो तो इसे करना ही था। दिल्ली पहुंचकर उसने एक दरमियाने दर्जे का होटल मुंतखब किया। अखराजात का वसूल बजरंगी के लिए मुश्किल नहीं था। इस वक्त भी इसके पास काफ़ी रकम थी। ये रकम त्रिवेदी सतरानी को जाते हुए दे गया था, जो बाद में सतरानी ने उसे दे दी थी। होटल के कमरे में आकर उसे सतरानी को समझाया, ये जगह होटल कहलाती है, हम यहाँ कुछ दिन रहेंगे, तुम्हें इन कपड़ों में उलझन तो नहीं होती?
बिल्कुल नहीं, अव्वल तो तुम्हें किसी के सामने आने की ज़रूरत नहीं। कोई तुम्हारे पास आ भी जाए तो तुम अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाओगी, ये ज़रूरी है। दूसरी ये बात, मुझे कभी वापसी में देर हो जाए तो तुम आराम से यहाँ रहोगी, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं वापस आ जाऊँगा। अगर इस बार हम अलग हो गए तो फिर शायद मैं तुम्हें दोबारा कभी ना मिलूँ। ठीक है बाबा, बजरंगी सतरानी ने कहा और बजरंगी होटल से बाहर निकल आया। बेशक इसने सादा ज़िंदगी गुजारी थी, इसके अलावा उम्र के बहुत से साल इसने वीराने में काट दिए थे, लेकिन गुजरती उम्र बहुत कुछ सिखा देती है। दुनिया और माहौल का बदलाव हुआ रंग उसे छुपा हुआ नहीं था। गुरबच्चन के दिल पर जो चरखा लगाकर आया था वो राधिका की गुमशुदगी का भरपूर बदला था, लेकिन अभी राधिका की कसब बाकी थी। गुरबच्चन तो जुगन का क्रियाक्रम अपने हाथों से खा लेगा, लेकिन राधिका तो इसी संसार में मौजूद थी, बस उसकी आंखों से दूर थी। इसे ना सिर्फ राधिका को तलाश करना था, बल्कि अपने इस अहद की तकमील भी करनी थी जो इसने गुरबच्चन जैसे राक्षसों के लिए किया था। बाजार आकर उसने सबसे पहले अपने लंबे लंबे बाल तरशवाए, जार जुनकार दाढ़ी मूछें साफ कराई और जोगी के रूप से निकल आया। फिर इसने अपने लिए उम्दा तराश के कपड़े खरीदे। उसने ज़िंदगी में ऐसे जदीद लिबास कभी नहीं पहने थे, लेकिन लोगों को देखा ज़रूर था। एक हमाम में गुसल करके उसने नया लिबास पहना, खुद को पहली बार देखा। इसे यूँ लगा जैसे कोई नया इंसान खड़ा हो, और वो मुस्कुरा दिया और इसने खुद से कहा, जैसा देश वैसा बेस वाला मुहावरा बेमानी नहीं है बजरंगी। फिर उसने सतरानी के लिए भी इतनी ही शानदार खरीदारी की जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। होटल वापस आया तो सतरानी पुरस्कून थी। बजरंगी का ख्याल था कि वो इसे पहचान नहीं सकेगी, लेकिन वो इसे देखकर खूब हंसी थी। देवताओं की सौगंध बाबा, बहुत सुंदर लग रहे हो। बजरंगी दंग रह गया, उसने पहली बार सतरानी के मुंह से कोई सौगंध सुनी थी। दूसरे सतरानी ने इसे फ़ौरन पहचान लिया था। इसके दो ही मतलब हो सकते थे, एक तो ये कि इसका हुलिया इतना नहीं बदला था कि कोई इसे पहचान ना सके, ये बात तशवीशनाक थी क्योंकि वो गुरबच्चन से छुपना चाहता था। फिर यह कि सतरानी पुरस्कार कुफ्ते रखती थी, और सिर्फ वो नहीं थी जो ज़ाहिर होती थी, लेकिन इसकी परख सिर्फ तजर्बे से ही हो सकती थी। वक्त से पहले उसे जानने का कोई जरिया नहीं था। बजरंगी पुरख्याल नज़रों से सतरानी को देखने लगा। सतरानी के चेहरे पर शौखी बिखरी हुई थी और बजरंगी को लग रहा था जैसे वो लड़की ही ना हो जिसे इसने वैरान मंदिर में परवान चढ़ाया था। बजरंगी जानता था कि फितरत इंसान की रहनुमाई करती है और बेशुमार बातें खुद ब खुद इल्म में आ जाती हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई इन बातों को सिखाए। सतरानी इसकी तरफ देखकर मुस्कुराई, फिर बोली, क्या देख रहे हो बाबा बजरंगी? कुछ नहीं सतरानी, तेरे ही बारे में सोच रहा हूँ। आबादियों में आकर काफ़ी शौक हो गई हो। पहले तो चुप चुप सी रहती थी, लगता था जैसे कोई गैया हो। सतरानी हंस पड़ी, बाबा तुम तो गैया के बारे में भी कुछ नहीं जानते। तुम इसे मासूम और खामोश कहते हो। वो खामोश ज़रूर होती है पर इतनी मासूम नहीं होती जितनी तुम समझती हो। वो भी संसार के बारे में बहुत कुछ जानती है। अगर ना जानती होती तो मुझे बताओ कि अपने बच्चे को प्यार क्यों करती, इसे दूध क्यों पिलाती, जबकि मड़कनी से मड़कनी गैया भी अपने बच्चे को सींक नहीं मारती। बाप रे, ये सारी बातें तुझे कैसे आ गई सतरानी? बजरंगी हैरत से बोला। सतरानी हंसने लगी, फिर इसने कहा, पंख फेंकरू मेरे मीत हैं। फिर मुझे तो मखनी और सोनमुख भी संसार की बातें बताते हैं। मैं जानता हूँ कि तेरी इंसाफ से बड़ी दोस्ती है, पर अब तो ये तुझे मिलते भी नहीं हैं। लो बाबा की बातें मैं तुम्हें दिखाती हूँ, सतरानी ने कहा और अपनी ओढ़नी के अंदर से एक डिबिया निकाली। ये डिबिया निकाल कर वो बजरंगी के सामने आ बैठी। फिर इसने डिबिया खोलकर इसमें से कोई चीज़ नीचे ज़मीन पर उलट दी। ये एक चमकदार मणि थी जो ज़मीन पर गिरते ही तड़पी और एक चमकदार लकीर बनाती हुई कमरे के एक गोशे में चले गई। वो दीवार में इस तरह गायब हो गई जैसे सुराख बनाकर अंदर दाखिल हो गई हो। बजरंगी हैरानी से उसे देखता रहा। सतरानी हंस पड़ी, फिर इसने कहा, और देखोगे बाबा बजरंगी? बजरंगी कुछ ना बोला तो सतरानी ने खिड़की की तरफ हाथ उठाकर चुटकी बजाई और पीले और ब्राउन रंग की एक इंतहाई खूबसूरत मक्खी खिड़की के रास्ते अंदर आई और सतरानी के हाथ पर बैठ गई। ये रसोना है मीत रोसोना, ये पंख पीकरो मुझे सारे जहान की बातें बताते हैं। बजरंगी ने आंखें बंद कर ली थी। खासी देर तक इस तरह आंखें बंद किए बैठा रहा। फिर इसने थोड़ी देर के बाद कहा, सतरानी तेरी तरफ से मुझे काफ़ी इत्मीनान हो गया है, पर अब भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुझे ये पंख पीकरू नहीं बता सकते, क्योंकि मनुष्य इनसे मुतलफ होता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पलती हैं ये पंख पीकरू नहीं जानते, तभी तो मनुष्य का शिकार होते रहते हैं। हाँ ये बात तो है।
क्या तू जानती है कि प्रेम के रूप अनेक होते हैं? ये भी जानती हो बाबा बजरंगी, सतरानी ने कहा और हंस पड़ी। आज वो पहले से काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। अरे तू सारी बातें जानती है, तो फिर तुझे मैं क्या बताऊं? मुझे बहुत सी संसार बानियाँ आ चुकी हैं बाबा बजरंगी, और अब मैं पहले जैसी बेवकूफ़ सतरानी नहीं रही हूँ। इसका अंदाज़ा मुझे हो रहा है। अच्छा, क्या तू ये जानती है कि मैंने तुझे संसार की आंखों से इस तरह छुपाया हुआ क्यों है? वो भी जानती हूँ, सतरानी ने बदस्तूर शौकी से कहा। अच्छा बता तो सही, इसलिए बाबा के मुनशिब मुझे देखकर मेरे बारे में सोचने ना लग जाए। मुझे इस बावले ने सोचा था, किसने? जुगर राज ने। मगर जुगर राज के लिए तो दुखी भी नजर आई थी। इस समय हुई थी बाबा बजरंगी, क्योंकि मैंने पहली बार उसके मुंह से वो सारी बातें सुनी थी जिससे मेरा मन डोल गया था। लेकिन वो पापी तो था ही। मरने के लिए मेरा जूठा पानी ना पीता तो मैं इसे काट लेती और वो मर जाता। तो फिर तुमने अपने मन को शांत कैसे किया? कुछ मेरे मन में भी रहने दो बाबा बजरंगी, थोड़ा सा मेरे मन में भी रहने दो। बस ये समझ जाओ कि तुम्हारी सतरानी अब आसानी से किसी के फेर में आने वाली नहीं है। मुझे अच्छा लगा सतरानी, चल लगे हाथ तो एक बात और भी बता दे तू। हाँ पूछो बाबा। सतरानी आराम से बैठी। मैं तेरे लिए कभी मुश्किल तो नहीं बना? मेरा मतलब है कि मैं तुझे अपने साथ यहाँ तक ले आया हूँ। हो सकता है तेरे मन में कुछ और हो। सतरानी सोच में डूब गई। कुछ लम्हे सोचती रही, फिर बोली, एक बात सुन लो बाबा, मैं तुम्हारी गोद में परवान चढ़ी हूँ और तुमसे इसी तरह प्रेम करती हूँ जितना लोग अपने माता पिताओं से। तुमसे भला मैं कैसे भागूंगी? मैं जीवन की आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम फिर कहीं गुम हो गए तो तुम्हें तलाश करूंगी। त्रिवेदी जी ने भी मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखा था, पर बाबा इस समय भी मैं हमेशा तुम्हें ही याद किया करती थी, क्योंकि मैंने होश की आंख खोली तो तुम्हें ही अपने पास पाया। बजरंगी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो हंसते हुए बोला, ऐसे ही एक और भी थी जिसे माता पिता होने के बावजूद मैंने अपने कलेजे से लगाकर पाला। इसका नाम राधिका था। हाँ तुमने मुझे इसके बारे में बताया था। मुझे इसके बारे में कुछ और बताओ बाबा बजरंगी, सतरानी ने दिलचस्पी से कहा। बजरंगी के चेहरे पर गम के आसार फैल गए। बहन थी मेरी, बड़ा प्रेम था मुझे इससे। छोटा सा संसार था हमारा। मेरे बाबा थे, मैं था और राधिका थी। माँ नहीं थी हम दोनों की। माँ राधिका के बचपन में ही मर गई थी। मेरे बाबा ठाकुर दलीप सिंह के यहाँ नौकरी करते थे। फिर ठाकुर के भाई ने एक बड़ी रकम गायब की और ठाकुर दलीप सिंह ने इसका इल्ज़ाम मेरे बाबा पर लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। बाबा ने सारा जीवन नेकियों में गुजारा था। ये बदनामी बर्दाश्त न कर सके और चले गए इस संसार से। मेरे मन में बदले की शदीद भावना थी, पर बहन की देखभाल भी फ़र्ज थी मुझ पर, इसे लेकर ठाकुर गुरबचन सिंह के यहाँ नौकरी करने चल पड़ा। बजरंगी ने फिर सतरानी को पूरी कहानी सुनाई। सतरानी बड़े गौर से ये कहानी सुन रही थी। बजरंगी खामोश हुआ तो वो बोली, तुमने पहले भी मुझे ये बातें बताई थी बाबा, पर अब जब मैंने संसार को इतने करीब से देखा है तब ये बातें अब अच्छी तरह मेरी समझ में आ रही हैं। मैं तुमसे एक बात कहूँ बाबा, राधिका की कोई तस्वीर नहीं मिल जाएगी कहीं से? तुम तस्वीर के बारे में भी जानती हो? इसने ताज्जुब से कहा। सतरानी ने आंखें बंद कर गर्दन लाई, फिर बोली, तुमसे कह चुकी हूँ बाबा, अब जब तुमने मुझे ये संसार दिखा दिया है तो मेरे भी तो कुछ काम है कि इसके बारे में जानूँ। तस्वीर तो नहीं मिलेगी ना? कहाँ सतरानी, बरसों हो गए इसे बिछड़े हुए। अगर जीती है तो पता नहीं कैसी हो गई होगी। मैं जो कुछ करूँगी बाबा, इस पर हैरान मत होना। तुम्हारे मन में तो इसकी तस्वीर होगी ना? ले पगली, भला इसे भूल पाऊँगा? तो मैं तुम्हारी आंखों से वो तस्वीर हासिल कर लूँगी और फिर मैं भी राधिका को तलाश करूँगी। पंख फिरू मेरी मदद करेंगे। आंखों से राधिका की तस्वीर हासिल करेगी? बजरंगी कुछ ना समझने वाले अंदाज में बोला। सतरानी फुरसरार अंदाज में मुस्कुरा दी। हाँ तुम्हारे मन में तो इसकी तस्वीर होगी, उसकी मूरत तुम्हारे मन में बसी होगी। मैं वो मूरत तुम्हारे मन से चुरा लूँगी, बिल्कुल इस तरह बाबा जैसे मैं बीमारों की आंखों में आंखें डालकर उनकी बीमारी का राज मालूम कर लेती हूँ। बस बाबा, इस बारे में मुझसे अभी और कुछ मत पूछना, क्योंकि मैं खुद भी कुछ नहीं जानती। जान जाऊंगी तो तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। भगवान की लीला भगवान ही जाने। भगवान ने तुझे ये शक्ति कहाँ से दी है, ये तो भगवान ही जान सकता है। अगर तुम मेरी गोद में ना पली बड़ी होती तो यही कहता कि विष्णु ने तुझे अपने हाथों से इस संसार में भेजा है। बहुत कुछ दे के सतरानी हंसने लगी थी। बजरंगी देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, बड़ी अजीब बात बताई है तूने मुझे सतरानी। अब तो मुझे यूँ लगता है जैसे मुझे तुझे कुछ सिखाने की बजाय खुद तुझसे कुछ सीखना होगा। अच्छा एक बात बता, मेरी आंखों में आंखें डालकर तू मेरे मन तक का सफ़र करेगी, फिर इसके बाद
क्या होगा अगर तूने राधिका की तस्वीर मेरी आंखों में देख ली, इसे अपने मन में उतार लिया, तो तू इसे कैसे तलाश करेगी? मैं नहीं तलाश करूंगी बाबा बजरंगी। तो फिर पंख फेरो मेरे वो मित्र हैं जो हर जगह भागे भागे फिरते हैं। ये परिंदे, ये कीड़े मकोड़े, ये सारे के सारे राधिका को तलाश करेंगे। मैं अपनी आंखों से ये तस्वीर इनके मन में उतार दूंगी और इन्हें हदायत करूंगी कि वो राधिका को तलाश करें। हाय भगवान! बजरंगी शदीद हैरानी के आने में बोला। फिर हंसकर कहने लगा, अच्छा अब ये बता कि मुझे क्या करना चाहिए? अभी बताऊंगी। मैं खुद भी सोच रही हूँ कि किस तरह से ये काम किया जाएगा। इसके बाद हम दलीप सिंह से मिलेंगे और ये देखेंगे वो किस तरह से हमारे हत्थे चलता है। दलीप सिंह एक खतरनाक आदमी है, हम सीधे सीधे इसके पास नहीं चले जाएंगे। गर्वच्ची ने मुझे उसका नाम बताया है और कहा है कि वो राधिका को ले गया था। बाद में गर्वच्ची ने कहा कि इसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि दलीप सिंह का नाम इसने बिला वजह नहीं लिया था। वो ज़रूर इस बात पर निगाह रखेगा कि मैं दलीप सिंह के पास जाता हूँ या नहीं। अपने भाई की मौत के बाद वो ज़रूर मेरा पीछा करेगा। मैं चाहता हूँ कि इसे मेरी तलाश में कामयाबी ना हो सके। मैं समझ रही हूँ फिर कैसे हम वहाँ चलेंगे। कोई नाटक करना पड़ेगा, कोई नाटक करके हम उस तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। हुलिया तो हमने बदल ही लिया है। तूने बेशक अपने मन की आँख से मुझे देखा और पहचान लिया, लेकिन मुझे यकीन है कि दूसरे मुझे इस बदले हुए रूप में आसानी से नहीं पहचान सकेंगे। मैंने तो अपने जीवन का पहला दिन आपकी गोद में बिताया है बाबा। आप किसी भी रूप में आ जाए मैं आपको पहचान लूँगी, पर दूसरे सचमुच आपको नहीं पहचान सकेंगे। आप में बड़ी तब्दीली आ गई है। हाँ ये बात तो है, ये तब्दीली तेरे अंदर भी चाहता हूँ। देख ये कपड़े लाया हूँ तेरे लिए, इनमें से कोई एक लिबास मुझे पहन कर दिखा। ये काम आप भी तो करें बाबा, सतराई ने प्यार से कहा। बजरंगी हंसने लगा। चल तू इस जगह चली जा जहाँ स्नान किया जाता है, मैं दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता हूँ और कपड़े बदले लेता हूँ। सतरानी ने एक लिबास उठाया और गुसल खाने की जानिब बढ़ गई। बजरंगी ने बाहर से गुसल खाने का दरवाज़ा बंद किया, खुद भी एक लिबास पहनने लगा। एक जदीद तरीन लिबास पहनकर उसने आईने में देखा। वो खुद लंबे चौड़े कद्दो कामत का मालिक था और सूट में काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो अजीब सी कैफियत महसूस करने लगा। जीवन ने इसे कभी अपने आप को परखने का मौका नहीं दिया था। उम्र ही बीत गई थी और अब तो सच्ची बात है कि वो उमंगें भी दिल में नहीं रही थी जिनका ताल्लुक उम्र से होता है। सतरानी को वो अपनी बेटियों की मानद ही चाहता था और अपने आप को दो बेटियों का बाप समझता था। एक बेटी राधिका थी जिसे वो खो बैठा था और दूसरी सतरानी थी। वो सतरानी का इंतज़ार करने लगा। इसे हंसी आने लगी। पता नहीं ये जदीद कपड़े जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे वो किस तरह पहनेगी। लेकिन सतरानी ने एक बार फिर से दंग कर दिया था। सतरानी ने जदीद लिबास बिल्कुल इसी अंदाज में पहना था जिस तरह इसको पहनना चाहिए था। जब वो बाहर निकली तो इसके बाहर निकलने की आहट पर बजरंगी ने चौंक कर इस तरफ देखा और अपने चकराते हुए जहन पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। सतरानी मदार हकीकत इस तरह की सलाहियतें थी कि वो किसी भी इंसान को दीवाना कर सकती थी। सतरानी मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मैं क्या करूं? तूने तो मुझे इतना हैरान कर दिया है कि अब मैं तेरे बारे में हैरत से सोचने लगा हूँ कि तू वो मेरी सतरानी है भी या नहीं जिसने जीवन का पहला दिन मेरी गोद में बिताया था। तुम्हारे संसार को मैं गौर से देख रही हूँ बाबा। मुझसे खुशी का इजहार करो कि मैंने तुम्हारे संसार को सही तौर पर देखा है। मैंने ये कपड़े ठीक पहने हैं। अगर थोड़ा सा मेकअप भी कर ले तो मैं समझता हूँ जदीद ज़माने की जदीद लड़की लगेगी। मेकअप क्या होता है? वही जो होटल में आने वाली औरतें करती हैं, होंठों को सुर्ख, गालों को सुर्ख और इस तरह से। सतरानी ने अजीब सा इशारा किया। हाँ तो ठीक है ना, फिर मुझे मेकअप का सामान भी ला दो। सतरानी ने कहा। ला दूंगा बाबा, ला दूंगा, बजरंगी ने जवाब दिया और इसे न जाने क्यों एक खुशी का एहसास हुआ था। सतरानी सारे संसार को छोड़कर सिर्फ उसी से प्यार कर रही थी। एक ऐसा प्यार जो बेटियां बाप से करती हैं और किसी भी तरह इन्हें अपने आप से मायूस नहीं करती। गुरबचन सिंह नीम दीवाना हो गया था। उधर डॉक्टर शिवराज का अब यहाँ कोई काम नहीं था। इसका मूड भी खराब हो गया था। एक दिन इसने गुरबचन सिंह से कहा, मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ, भगवान आपको सब्र दे। सतरानी यहाँ से चले गई है। वो मेरे लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी, लेकिन आपने इस सिलसिले में कोई खास ताउन नहीं किया। अगर शुरू से आप इसे मेरे हवाले कर दे तो शायद आपका भाई भी इस संसार में होता। मैं इसे काबू करके यहाँ से ले जाता। आपने पहले त्रिवेदी का ख्याल किया, फिर बजरंगी का। शायद भगवान को यही मंजूर था कि आपका भाई संसार से चला जाए और मैं सतरानी से मायूस होकर लंदन वापस पलट जाऊँ। मैं अब आपसे वापसी की आज्ञा चाहता हूँ। गुरबचन ने गम आलूद लहजे में कहा। मैं कैशियर को हदायत कह देता हूँ, वो आपके वाजपात अदा कर दे जिसके लिए आपको बुलाया था महाराज। वो इन संसार में ना रहा। देखो इसने इलाज भी किया और मौत भी इसी ने दे दी, पर छोड़ूंगा नहीं। भगवान की सौगत जिंदा चला दूंगा इस लड़की को, जीता जमीन में गाड़ दूंगा बजरंगी को, ये मेरा वादा है। कब तक छुपेगी और कहाँ तक छुपेगा वो? शिवराज प्रणाम करके चला गया, लेकिन गुरबचन सिंह बिन पानी की मछली की तरह तड़पता रहा। आखिरकार उसने हरिराम को साथ लिया और चंदोसी चल पड़ा।
हरिराम के अलावा 2 आदमी और भी इसके साथ थे। इनमें एक गोविंद दास था। गोविंद दास बहुत पढ़ा लिखा आदमी था और जायदाद के सारे अमूल में गुरबच्चन के मफादात की देखभाल करता था। गो हवेली के दूसरे काम जिस शर्मा ने संभाल रखे थे, लेकिन गोविंदास इसका भी अपने वो काम था। रास्ते में गुरबच्चन ने उसे कहा, क्या कहते हो गोविंदास, क्या बजरंगी दलीप सिंह के यहाँ पहुँच गया होगा? गोविंदास ने खामोश निगाहों से गुरबच्चन को देखा, फिर आहिस्ता से बोला, नहीं महाराज। गोविंदास की इस हतमी जवाब पर गुरबच्चन सिंह चौंक कर उसे देखने लगा। क्यों? उसे अपनी बहन की तलाश है। पहले मैंने उसे यही कहा था कि इसकी बहन राधिका को दलीप सिंह अपने साथ ले गया था। मैं चाहता था कि बजरंगी उसे हलाक कर दे। खुद बजरंगी यहाँ, जैसा कि इसका असल नाम अर्जुन सिंह है, दलीप सिंह से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। बाद में मैंने जोश में आकर जरा सी बेवकूफ़ी कर डाली थी। मैंने उसे कह दिया था कि राधिका के बारे में मैंने उससे झूठ बोला है। राधिका कहाँ है ये सिर्फ मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी इसे चंदोसी तो पहुँचना ही है, क्योंकि इसे दलीप सिंह से बदला लेना है। आप ठीक कहते हैं महाराज, वो चंदोसी ज़रूर पहुँचेगा। अब इसके पास ताकत है, वो सतराने के जरिए या अपने तौर पर दलीप सिंह से बदला लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन अगर वो बेवकूफ़ नहीं है तो सीधा चंदोसी नहीं जाएगा, क्योंकि इसे मालूम है कि आप इसका पीछा करेंगे। हाँ, लेकिन अगर वो बेवकूफ़ है तो हो सकता है जोश में आकर वो वहाँ पहुँच जाए। तुम ठीक कहते हो गोविंदास, तुम्हारी बात में वज़न है। फिर हम क्या करें बताओ महाराज? अब तो आप चंदोसी चल ही पड़े हैं। अब ऐसा करते हैं कि चंदोसी में से देख लेते हैं, थोड़े दिन इंतज़ार कर लेंगे, हो सकता है वो बेवकूफ़ी कर ही डाले। अगर ऐसा है तो फिर हमारा काम बन जाएगा। हम यूँ करेंगे कि चंदोसी पहुँचकर किसी होटल में ठहरेंगे। हरिराम या दलीप सिंह की हवेली के चक्कर लगाएगा, वहाँ से मालूमात हासिल करेगा। ठीक है, मेरा जीवन का तो अब एक ही मकसद रह गया, गोविंदास की इस पापी को तलाश करूं और कुत्ते की मौत मार दूं। इस नागन को ऐसा मुंह रगड़ रगड़ कर मारूं कि मरने के बाद भी वो याद रखे, हाय मेरा जुगन राज, मेरा भाई। गुरबच्चन सिंह रोने लगा और उसके साथी से दिलासा देने लगे। आखिरकार वो चंदोसी पहुंच के एक होटल में गुरबच्चन सिंह ने अपने और अपने साथियों के लिए कमरे हासिल किए और मुकीम हो गया। हरिराम और गोविंदास को दलीप सिंह की हवेली का जायजा लेने के लिए मुकर्रर किया गया। हरिराम ताकत था और गोविंदास दिमाग। गुरबच्चन सिंह को इन दोनों पर भरोसा था। हरिराम और गोविंदास ने अपना काम शुरू कर दिया। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हवेली में आने जाने वालों का जायज़ा लेने लगे। ये ख्याल भी इनके दिल में था, किसी तरह हवेली के किसी मुलाजिम को कब्जे में लिया जाए और इसे दोस्ती करके मालूम किया जाए कि हवेली में कोई नया मेहमान तो नहीं आया। ये लोग अपने काम में मसरूफ़ रहे। फिर एक दिन एक ऐसे आदमी ने जो गुरबच्चन सिंह को अच्छी तरह पहचानता था और उसे ये बात भी मालूम थी कि गुरबच्चन सिंह और दलीप सिंह के दरमियान अच्छी खासी दुश्मनी चल रही है, गुरबच्चन को होटल में देख लिया। चुनांचे फ़ौरन ही भागा भागा दलीप सिंह के पास पहुंच गया और इसने इसे बताया कि गुरबच्चन यहाँ एक होटल में मुकीम है। ठाकुर गुरबच्चन सिंह? जी महाराज, वही। हो नहीं सकता, कौन से होटल में है वो? इस शख्स ने होटल का नाम बता दिया और दलीप सिंह ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, अब गुरबच्चन सिंह पर इतना बुरा वक्त भी नहीं आया कि वो ऐसे होटल में क़याम करे। नहीं महाराज, मैंने उसे अच्छी तरह देखा है। बात समझ में नहीं आई। चलो ठीक है, चलते हैं। अगर गुरबच्चन सिंह यहाँ अपने किसी काम से आया है तब भी कोई ऐसी बात नहीं, मैं उसे चंदोसी में खुशामदीद कहूँगा। चंदोसी ज़मींदारों और जागीरदारों के दरमियान जंग बेशक होती है, लेकिन कानून जोड़ तोड़ की जंग। हम लोग बराह रास्त एक दूसरे पर वार नहीं करते। आओ देखते हैं। और दलीप सिंह तैयार होकर होटल पहुँच गया। ठाकुर गुरबच्चन सिंह के बारे में मालूमात हासिल की तो फ़ौरन पता चल गया कि वो किस कमरे में मुकीम है। दरवाजे पर दस्तक दी तो गुरबच्चन सिंह की आवाज़ सुनाई दी, कौन है? अंदर आ जाओ। ठाकुर दलीप सिंह अंदर दाखिल हो गया। गुरबच्चन सिंह ने उस पर एक निगाह डाली और दूसरे लम्हे में उठकर बैठ गया। जय राम जी की। ठाकुर साहब, अपने दोस्त को आप पहचान गए होंगे। गुरबच्चन सिंह ने गहरी सांस ली और तंजिया लहजे में कहा, तो तुम्हें यहाँ मेरी आमद का पता चल गया ठाकुर दलीप सिंह? ठाकुर को ठाकुर के बारे में नहीं मालूम होगा तो क्या, पर दुख हुआ थोड़ा सा कि ये ज़मीन और जायदाद का चक्कर तो हमारे खेल होते हैं, चलते ही रहते हैं, पर ठाकुर का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भगवान की सौगत, मेरे मन में ये बात है कि अगर कभी सहारनपुर आना हुआ तो ठाकुर महाराज की हवेली पहुंचूंगा और कहूँगा कि ठाकुर जी, तुम्हारा मेहमान बनकर आया हूँ। इस तरह से आप चंदोसी में आए हैं तो आपने मेरा अपमान किया है। यहाँ इस होटल में ठहरकर आज मैं यहाँ चंदोसी में आपका स्वागत करता हूँ और हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। वो गरीब खाना आपके स्वागत के लिए बेचैन है। इत्तेफाक से मुझे पता चल गया कि आप आए हुए हैं महाराज। भगवान की सौगत, मैंने आपको दोस्त कहा है तो दोस्त बनाकर ही अपने घर ले जाना चाहता हूँ। आप मेरी दोस्ती को स्वीकार करें। आपके चरणों की सौगंध, मेरे छोटे से घर में आपके पाँव के नौहन को भी कोई तकलीफ नहीं पहुँचेंगे। ये ठाकुर का कौल है। गुरबच्चन सिंह ने चंद लम्हे सोचा। ठाकुर दलीप सिंह को बजरंगी के बारे में इतला देना जरूरी था। जो दुश्मनी इसकी बजरंगी से थी, दलीप सिंह से नहीं थी। बजरंगी तो इसके भाई का कातिल था।
दलीप सिंह से तो बस एक मुकदमे में हार हुई थी, लेकिन हार जीत तो चलती रहती है। मैं एक बार फिर विनती करता हूँ महाराज, मेरे साथ चलिए। जिस काम से भी आप यहाँ आए, मैं भगवान की सौगंध खा कर कहता हूँ आपका वो काम करके मुझे बहुत खुशी होगी। कुछ इस आजिज़ी से कहा था दलीप सिंह ने कि गुरबचन सिंह को तैयार होते ही बन पड़ी। उसने कहा, ठीक है ठाकुर दलीप सिंह, आपको हैरत होगी कि मैं आप ही के पास आया था और बहुत जल्द आपको एक ऐसी खबर देने वाला था जो आपके लिए बड़ी कारामद होगी। आप चलिए मेरे साथ। ठाकुर गुरबचन सिंह तैयार हो गया और इसके बाद वो बाहर निकल आया। आपका सामान मेरे मुलाजिम लेकर आ जाएंगे। मेरे साथ में 2 आदमी और भी आए हैं, किसी काम से बाहर निकले हुए हैं। चिंता की बात नहीं, अभी होटल के मैनेजर से कह देते हैं कि जब वो वापस आए आपको पूछे तो इन्हें बता दिया जाए वो ठाकुर दलीप सिंह की हवेली पर गए हुए हैं, वो वहीं आ जाए। इस तरह दलीप सिंह बड़ी इज्जत एहतराम के साथ गुरबचन को अपनी हवेली पर ले गया। हवेली की एक इंतहाई हसीन गोशे में गुरबचन सिंह की रिहाइश का इंतजाम किया गया। गुरबचन सिंह सोच रहा था कि किसी तरह हरिराम और गोविंद दास को इस बारे में बता दिया जाए। इसे इल्म था कि वो लोग आसपास ही भटक रहे होंगे। दलीप सिंह ने गुरबचन की खातिर मदारत का बंदोबस्त किया और फिर बोला, पिछले दिनों मैंने सुना था कि आपके भाई जो इंग्लैंड से आए थे कुछ बीमार थे, अब इनका क्या हाल है? गुरबचन ने ठंडी सांस भरी और फिर आहिस्ता से बोला, इसका देहांत हो गया है, वो इस संसार में नहीं है। कब? दलीप सिंह को वाकई इस बारे में मालूम नहीं था। तफसील से बताऊंगा आपको दलीप सिंह जी, मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया है। अरे किसने? जुआ में गुरबचन ने दलीप सिंह को सारी तफसील सुनाई। फिर इसने कहा, बजरंगी का असल नाम अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह आपके भंडारी राम सिंह का बेटा है क्या? दलीप सिंह का मुंह हैरत से खुल गया। याद है ना आपको राम सिंह जिसने आपको धोखा देकर आपकी रकम हजम की थी? आपने इसे पुलिस के हवाले कर दिया था। बाद में सुना इसने आत्महत्या कर ली थी। हाँ याद है, अच्छी तरह याद है, मगर आपने ये अजीब सी बात बताई है। अर्जुन सिंह ने अपना नाम बजरंगी रख लिया। शायद एक बयान भी थी इसकी। बाप की मौत के बाद वो इसे लेकर निकल गया था। इसी के बारे में मैंने आपको अभी बताया है। इसने मेरे यहाँ नौकरी की। बहन बदचलन थी, कहीं भाग गई। वो समझा मैंने उसे गर्व किया है। मेरी हवेली को आग लगाई थी इसने। हाँ मुझे पता चला था, आपके 5-6 आदमी मर गए थे। ओहो, तो वो है। मगर आप कह रहे हैं कि वो मुझसे ही बदला लेना चाहता है। मुझे बड़े बावसूख तरीके से इस बात का इल्म हुआ है कि अब वो आपकी तरफ रुख करेगा। एक लड़की इसके साथ थी। मैं इन्हीं दोनों की तलाश में आया था। भगवान की सौगंध, मैंने यहाँ आते हुए दिल में ये फैसला किया था कि सबसे पहले मैं आपको इस खतरे से आगाह करूँगा। दलीप सिंह का रंग उड़ गया था, लेकिन इसने खुद को संभाल कर कहा, अब हम भी इतना तड़ने वाला नहीं है गुरबचन सिंह। अच्छा हुआ आपने हमें इस बारे में तफसील बता दी, लेकिन अगर वो आ भी जाता तो शायद अपनी कोशिशों में कभी कामयाब न हो पाता। फिर भी दुश्मन से होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाकई एक खतरा है और आपने हमें होशियार कर दिया है, और भी अच्छी बात है। पर मैं एक बात कहूँगा महाराज, इसने हम पर एक एहसान भी किया है। ठाकुर दलीप सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, एहसान? हाँ, हमारे बीच एक छोटी सी खलिश थी मुकदमे के सिलसिले में और हम एक दूसरे से पीछे हट गए थे, मगर इसने हमें फिर एक दूसरे के करीब कर दिया। बड़े आप है ठाकुर दलीप सिंह के आप खुद चलकर मेरे होटल आए और आपने मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया इख्तियार किया। खैर अब इस बात को जाने दीजिए। अब ये बताइए कि आगे हम क्या करें? बजरंगी हमारा मुश्तरका दुश्मन है। उसने मेरे भाई को कत्ल किया है सिर्फ मुझे दुख देने के लिए। वो समझता है कि उसकी बहन राधिका को मैंने गायब किया था, पर ऐसी बात नहीं थी। पता बेशक नहीं चल सका, लेकिन लगता है कि हमारी हवेली के किसी आदमी के साथ इसका टांका हो गया और वो भाई को धोखा देकर निकल गई। पर वो पापी समझता है कि ये काम हमारा था। इसने गलतफहमी में मेरे भाई को आजीवन ले लिया। मुझे बहुत दुख हुआ आपके भाई की मौत का। वो हमारा मुश्तरका दुश्मन है, बहुत चालाक है। अगर चालाक ना होता तो सीधा इधर आता। लेकिन खैर ये अच्छी बात है कि आप पहले से इससे होशियार हो गए। अच्छी नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी बात है। वैसे थोड़ा सा हुलिया बता दें आप इसका। गुरबचन ने बजरंगी का जो हुलिया बताया था वो पुरानी बात थी। अब तो शायद गुरबचन भी बजरंगी को न पहचान सकता। ठाकुर दलीप सिंह ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा रवैया इख्तियार किया था। इसने गुरबचन से कहा, आप कुछ दिन मेरे मेहमान रहे। महाराज मन भी बहल जाएगा आपका। वो अभी यहाँ नहीं आएगा, समय लगेगा थोड़ा सा। मुझे अंदाज़ा है, बहरहाल मैं चलता हूँ। बड़ी खुशी होती कि आप कुछ समय यहाँ रहते। वैसे ठीक है, आप चिंता ना करें। वो मुझे मिला, इसे कोई नुकसान पहुंचाने से पहले मैं आपको खबर कर दूंगा, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा आपका मुजरिम होगा। भगवान आपके भाई की आत्मा को शांति दे। फिर भी गुरबचन ने 2 दिन ठाकुर दलीप सिंह के यहाँ क्याम किया था। हरि राम और गोविंद दास को भी बुला लिया था। दोनों दलीप सिंह के मेहमान खाने में मुकीम थे। उधर बजरंगी हैरत अंगेज तौर पर जहानत का सबूत दे रहा था। इसे सतराने की सलाहियतों से वाकिफ होने के बावजूद संसार के बारे में
इसे ऐसी अहम बातें बताई कि सतरानी दंग रह गई थी। उसने ताज्जुब बड़े लहजे में कहा था, अजीब है ये संसार महाराज, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि संसार के खेल इतने न्यारे होंगे। सतरानी, हमारा पहला दुश्मन अब ठाकुर दलीप सिंह है। सबसे पहले हम इसका खात्मा करेंगे, इसके बाद कुछ और सोचेंगे। लेकिन तुमने जो अनोखी बातें मुझे बताई हैं, मैं इनसे पूरा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। आपकी बेटी हूँ महाराज, आपकी दासी हूँ, आपने मुझे जीवन दान दिया है, वरना मैं तो वहीं इस खंडर में पैदा होती और वहीं मर जाती। ये आप थे महाराज जिन्होंने मुझे कुछ से कुछ बना दिया। आप मुझे जो हुक्म देंगे मैं वो करूँगी। सतरानी, मैंने तुमसे कहा था कि बात किसी एक की नहीं है। इस संसार में राक्षस ही राक्षस बड़े बड़े हैं। हम इनमें से जितनों का भी सफाया कर सके, संसार वासियों की सेवा होगी। भगवान ने तुम्हें विष कन्या बना दिया है। तुम्हारा ये विष राक्षसों के शरीर में उतरकर इन्हें इनके बुरे इरादों समेत गला देगा। मैं यही चाहता हूँ, पर एक बड़ी आरज़ू मेरे मन में यही है कि अगर मेरी बहन राधिका जीती है तो मुझे मिल जाए। मैं जल्द ही अपना काम शुरू कर दूंगी। आप देखिए मेरे पंख पकड़ूं। राधिका को किस तरह से तलाश करते हैं। मैं चाहता हूँ तुम अपनी इस हैरत अंगेज साहिल से काम लेकर राधिका की एक तस्वीर बना दो। मुझे बताइए बाबा कि मैं ये काम कब करूँ। मैंने इस बारे में बहुत कुछ सोचा, कुछ इंतज़ाम करना चाहता हूँ। मैं किस तरह का इंतज़ाम? मैं किसी मुसव्विर को तलाश करता हूँ। मेरी आंखों से वो तस्वीर तुम अपनी आंखों में मुंतकिल कर लो और फिर वो तस्वीर इस मुसव्विर के मन में उतार दो। वो राधिका की तस्वीर बना देगा। आपकी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई बाबा बजरंगी। हो तो तुम मुसव्विर के बारे में नहीं जानती। नहीं, सतरानी ने मासूमियत से गर्दन हिलाते हुए कहा। मुसव्विर वो होता है जो किसी मनुष्य की तस्वीर कागज़ पर उतार लेता है, फिर हम इस कागज़ से और भी बहुत सी तस्वीरें बनवा सकते हैं। क्या समझी? इस तरह मेरे पास राधिका की कुछ तस्वीरें हो जाएंगी और मैं इसके लिए दूसरे ज़राए भी इख्तियार करूँगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे हैरत हुई, ऐसा भी होता है?